हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 13। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेवनली पैलेस के एम्परर ने चांगशा को 4th पोजीशन दे दी, जिसके बाद सेंट जुयान उसे लाओजुन के पास ले गए। लाओजुन और कोई नहीं बल्कि सेंट टाइचिंग के अवतार फॉर्म थे और वो चांगशा की मदद लेके हेवनली पैलेस की गॉड पोजीशन फील करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चांगशा की कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा दिया, जिस वजह से चांगशा गोल्डन कैटास्ट्रोफी फेस करने पर मजबूर हो गया। मगर तभी हेवन के एंसेस्टर खुद ही चांगशा की परीक्षा लेने आ गए। वहाँ पर महान सेंट जुयान युनशाओ को लेकर मौजूद थे ताकि वो चांगशा को इस कैटास्ट्रोफी में मदद कर पाए। अब आगे तो हम देखते कि चांगशा के सामने एक बहुत बड़ा गोल्डन फ्लावर बन गया था। उसके अंदर एक पगोड़ा मौजूद था, जिसके हर एक लेवल से चांगशा पर लाइटनिंग गिराई जा रही थी। दरअसल ये सेलेस्टियल लाइटनिंग से बनाए हुए इल्यूजन्स थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे सहन करना इम्पॉसिबल काम था। तो चांगशा अपने टाविस फॉर्म को समन कर लेता है। उसके स्पेल अटैक उस लाइटनिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिससे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। और तभी एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल चांगशा को हिट करने पहुँच चुका था, जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए चांगशा गोल्डन लाइट टेलिस्मान का यूज करता है। ये टेलिस्मान चांगशा ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, मगर शार्प ऑब्जेक्ट चांगशा की इस टेलिस्मान को ब्रेक कर देता है, जिससे चांगशा का असली फॉर्म बाहर आ चुका था। यानी कि अब वो अपने रियल डिसाइपल फॉर्म में आ चुका था। और ये देखकर चांगशा कह रही थी कि ये बंदा तो बहुत चालाक निकला, ये तो एक 200 साल का बच्चा है, फिर भी इसमें इतनी एबिलिटी कहाँ से आ गई। तभी महान सेंट जुयान बताते हैं कि चांगशा उसे के दरमियान चल रहे झगड़े छुड़ाने में मुझे असिस्ट कर रहा है। अगर आप लोगों ने किसी को भी सी गॉड की रियल पहचान के बारे में बता दिया तो मेरे सारे प्रेडिक्शन फेल हो जाएंगे। तो युनशा उनसे कहती कि आप बेफिक्र रहे, चांगशा की पहचान सीक्रेट रहेगी। जिसके बाद अपनी छोटी बहन चुंगशा की तरफ देखने लगती है। वो तो सबको इस बारे में बताना चाहती थी, मगर युनशा के डर से वो भी इस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए अग्री हो गई थी। और तभी उस पगोड़ा के अंदर से ढेर सारे डिमंस बाहर आने लगते हैं। वेल, ये कैटास्ट्रोफी का एक हिस्सा था। चांगशा को इनके साथ फाइट करनी थी, तो जल्दी से अपनी पेपरमैन की आर्मी और शिनजुबिन्स के वॉरियर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो उन डीमंस के साथ बैटल करना शुरू कर देते हैं। चांगशा की सेना उन डीमंस पर खतरनाक अटैक कर रही थी। वहाँ पर मानो गोलियों की बारिश हो रही हो। चांगशा के पेपरमैन बड़ी ही ब्रुटैलिटी से इन डीमंस को खत्म कर देते हैं। अब डीमंस के खत्म होने के बाद उस पगोड़ा के अंदर से 49 ड्रैगन्स और फिनिक्स बर्ड्स बाहर आ जाते हैं। ये सभी के सभी गोल्डन इमॉर्टल लेवल पर थे। चांगशा को पता था कि उसकी फिलहाल की कल्टीवेशन लेवल के साथ वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो जल्दी से अपने एक और सीक्रेट मूव को एक्टिवेट कर देता है, जिसे लाइटनिंग एस्केप कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से एक लाइटनिंग बन के वहाँ से भाग सकता था, तो तुरंत एक लाइटनिंग बन के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये सब देखकर युनशा कह रही थी कि ये ड्रैगन फिनिक्स के इल्यूजन तोड़ने के लिए सेलेस्टियल लाइटनिंग का यूज कर रहा है। आज तक ये काम किसी ने भी नहीं किया था। जिस पर महान सेंट जुयान कहते कि अगर ये काम किसी ने नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि इम्पॉसिबल है। वे आम कल्टीवेटर्स के लिए ये मुश्किल होगा, मगर चांगशा सबसे अलग है। उसके पास इतने ट्रिक्स है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इधर चांगशा लाइटनिंग की पावर्स का यूज करके ड्रैगन्स पर अटैक कर रहा था, मगर तभी अचानक से वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। वेल, ये उसका शॉकिंग पिक था, जहाँ पर उसके मास्टर युआन उसके पीछे खड़े थे। इधर ये लोग समझ जाते कि चांगशा इनर डीमंस के बनाए हुए इल्यूजन में फंस चुका है, इसीलिए वो एक ही जगह पर बिना कोई हरकत किए खड़ा था। युनशा कह रही थी कि अगर चांगशा इस इल्यूजन से बाहर नहीं आया तो वो इस कैटास्ट्रोफी में मारा जाएगा। इस पर इतनी बार लाइटनिंग से अटैक किया जाएगा कि वो रात में बदल जाए। इधर चांगशा की इल्यूजन में फंसा था। एल्डर युआन उससे कह रहे थे कि तुमने वाकई अपनी कल्टीवेशन को हाइड करके मुझे धोखा दिया है। तो चांगशा तुरंत ही उनके सामने नील करने लगता है। मास्टर युआन कहते कि मैं तुम्हें डूशियान इसलिए लेके आया था ताकि तुम इंसानों के लिए एक रोल मॉडल बनो। उस वक्त तुम बहुत कमजोर थे, तो तुम्हें पावरफुल लोगों से बचाने के लिए मैं अपने साथ लाया, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। इतना कहकर चांगशा पर हमला कर देते हैं। तो चांगशा उन्हें बताता है कि मास्टर, मैंने कल्टीवेशन इस वजह से हाइड किया था ताकि मैं कर्मा में इन्वॉल्व ना हो पाऊं, मगर मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो युआन कहती कि जब डीमंस ने डूशियान पर अटैक किया था तब हमारे कई सारे डिसाइपल्स मारे गए। उस वक्त अगर तुम अपनी रियल पावर का यूज करते तो शायद हम उन्हें बचा पाते, मगर तुमने उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद वो चांगशा पर एक और अटैक कर देते हैं। वो कह रही थी कि तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम कभी दूसरों की फिक्र नहीं करते। तो बताओ, क्या तुम एक इमॉर्टल बनने के लायक हो? तुम इमॉर्टल नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी उतनी औकात नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें खत्म करके शॉकिंग पिक का कचरा साफ कर दूंगा। जिसके बाद चांगशा पर एक और अटैक किया जाता है। इधर रियलिटी में चांगशा पर ढेर सारे थंडर बरसाए जा रहे थे। अगर थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा तो राख में बदल के मारा जा सकता था। तो अब युनशा की सिस्टर उसे बचाने जाने ही वाली थी, मगर
युनशा उसे रोक लेती है। वो कह रही थी कि ये कैटास्ट्रोफी एक ट्रायल के साथ साथ सुनहरा मौका भी है। अगर हमने इसमें इंटरफेयर किया तो शायद चांगशो एक गोल्डन इमॉर्टल ना बन पाए। इधर युवान ने चांगशो पर एक और अटैक कर दिया था। तभी चांगशो को पुरानी बातें याद आने लगती है। उसके मास्टर कभी उसे मारते नहीं थे। वो कहता है कि भले ही मेरे मास्टर मुझ पे कितने भी गुस्सा क्यों ना हो, उन्होंने मुझ पर कभी ऐसे अटैक नहीं किए थे। इनफैक्ट वो मेरे लिए रोते थे, मुझसे प्यार करते थे और इस बार उसने मास्टर के अटैक को रोक लिया था। वो कहता है कि भले ही मेरे मास्टर ने मुझे थोड़ा बहुत पीटा होगा, लेकिन वो मुझे जान से कभी नहीं मार सकते। जिसके बाद वो युवान को उठाकर दूर फेंक देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो एक इल्यूजन में फंसा है। इधर चांगशो पर बहुत ही खतरनाक अटैक हो चुका था। डॉ ऑफ हेवन उससे कह रहे थे कि इस दुनिया को चलाने का काम कर्मा करता है और इस कर्मा के अपने कुछ तरीके होते हैं, तो चांगशो तुम उसमें दखल नहीं दे सकते। जिसके बाद चांगशो को हेवनली गेट दिखाई देता है। उसे लग रहा था कि उसने गोल्डन कैटास्ट्रोफी को सरवाइव कर लिया है। वो कह रहा था कि शायद अब मैं गोल्डन इमॉर्टल बन चुका हूँ। ये धरती और हेवन मेरे बहुत क्लोज आ गए हैं। अब मैं एक मामूली सा ह्यूमन नहीं रहा। 5 एलिमेंट्स मेरे कंट्रोल में आ चुके हैं। मगर थोड़ी देर में उसका ये सपना टूट जाता है, क्योंकि अभी भी डॉ ऑफ हेवन ने उसे ठीक तरह से पनिश नहीं किया था। इधर महान सेंट जुयान बताते हैं कि चांगशो की कल्टीवेशन बहुत तेजी से स्पीड अप हुई थी। साथ ही वो कैटास्ट्रोफी के दरमियान सेलेस्टियल लाइटनिंग का यूज करके थंडर से बच गया था। इससे डॉ ऑफ हेवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। युनशा भी अब टेंशन में आ गई थी। इधर चांगशो बुरी तरह से घायल था। वो डॉ ऑफ हेवन को शांत करने के लिए कह रहा था कि आपकी पनिशमेंट के लिए शुक्रिया, मगर प्लीज अब शांत हो जाए। लेकिन डॉ ऑफ हेवन तो उस पे सेकंड अटैक कर देते हैं। तो सेंट जुयान तुरंत एक फॉर्मेशन बनाकर चांगशो को उससे बचाने लगते हैं। अब चांगशो बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर रहा था, मगर थंडर का एक क्लाउड उसके पीछे जाने लगता है। ये देखकर तो चुंगशा और पायशा हैरान थे, मगर युनशा अब डॉ ऑफ हेवन पर भड़क गई थी। वो तुरंत ही अपने विसल ऑफ कियोस्क को ओपन करके चांगशो को उसमें बंद कर देती है। वो कह रही थी कि डॉ ऑफ हेवन जानबूझ के उसे पनिश कर रहे हैं। तो सेंट जुयान कहती कि एक सेकंड रुक जाओ, मुझे थोड़ा कैलकुलेट करने दो, तब तक तुम कुछ मत करना। तब चांगशो नीचे आ गया था और उसके सामने थे डॉ ऑफ हेवन। वो गुस्से में कह रहे थे कि चांगशो तुमने अपने टाओ फ्लावर को आज तक 9 बार तोड़ा है ताकि तुम्हारी रियल पावर हिडन रहे। चांगशो तो फुल टेंशन में आ गया था। वो समझ गया था कि डॉ ऑफ हेवन उसके साथ हिसाब बराबर करने आए हैं। वो सोच रहा था कि मैंने तो बस गोल्डन इमॉर्टल कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए टाओ फ्लावर को डैमेज कर दिया था। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि हेवन इस हरकत से इतना भड़क जाएंगे। तो अब चांगशो उन्हें समझाने लगता है। वो कह रहा था कि एंसेस्टर ये तो बस मैंने सेफ रहने के लिए किया था। जिस पर वो कहते कि तुम 98% सेफ थे, मगर फिर भी तुमने अपने टाओ फ्लावर को तोड़ दिया। तुम एक नंबर के बिगड़े हुए लड़के हो। जिसके बाद वो चांगशो पर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। उस वक्त चांगशो युनशा की कियोस वेसल में था, मगर फिर भी उस पे वो अटैक हो जाता है। वो रोते हुए कह रहा था कि ये सब मेरी शान पट्टी से हो गया। अगर मैं इतना डेढ़शाना नहीं होता तो शायद ऐसी मेरी हालत नहीं होती। इधर युनशा सेंट जुयान से पूछ रही थी कि अब आगे क्या होगा। तो कहते कि हेवंस की मिस्ट्रीज रिवील नहीं की जा सकती, मगर मैंने चांगशो को 9 टन गोल्डन पिल दी थी, इसीलिए इमॉर्टलिटी की पनिशमेंट उसे बुरी तरह से घायल तो कर सकती है, मगर उसकी जान नहीं ले सकती। वही दूसरी तरफ हेवनली कोर्ट में मुगोंग एम्परर से कह रहे थे कि राइट गॉड्स की पोजीशन बांट दी गई है, जिस पर एम्परर कह रहे थे कि हमने राइट गॉड के लिए और भी कुछ बेनिफिट देने चाहिए। जब भी वो गोल्डन इमॉर्टल कैटास्ट्रोफी को फेस करेंगे तब थंडर के अटैक को कम कर दिया जाए। चांगशो ने भी उनकी बातें सुन ली थी। वो कहता है कि अगर थोड़े टाइम पहले ये फैसला लिया जाता तो मुझे इतने झटके खाने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर अब क्या, मेरी तो कैटास्ट्रोफी पूरी हो चुकी है। जिसके बाद हमें चांगशो और युनशा को दिखाया जाता है। वो दोनों भी कल्टीवेशन कर रहे थे और चांगशो फिलहाल 3 मॉर्टल आइलैंड पर मौजूद था। दरअसल ये युनशा का घर है। चांगशो अपने टाओ फ्लावर को मजबूत कर रहा था और वहीं पर युनशा अपने वेसल ऑफ कियोस पर काम कर रही थी। अब ऐसे ही 12 साल बीत जाते हैं। चांगशो हमें बताता है कि 12 साल पहले ही मैं एक गोल्डन इमॉर्टल बन गया था। मैंने शॉकिंग पिक में अपना पेपरमैन रख दिया, जो इतने सालों से चांगशो बन के घूम रहा है। साथ ही मैंने एक पेपरमैन को सी गॉड बना के रखा है और एक तीसरा पेपरमैन हेवनली कोर्ट में एज ए सी गॉड काम करता है। इतने सालों में किसी को भी पता नहीं चला कि मेरा रियल फॉर्म कहाँ पर है। अब वो युनशा को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि 12 सालों तक आपने मुझे यहाँ पर रखा, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने वाकई मेरी बहुत मदद की है। जिस पर वो कह रही थी कि चांगशो तुमने भी मेरी बहुत मदद की है। महान सेंट जुयान ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी थी, तो ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा ख्याल रखना ही था। जिस पर चांगशो कहता है कि मेरे कई सारे अवतार हैं, मगर मैं उनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। जिस पर वो कहती कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वैसे भी तुम अकेले जीफंग टाओइज्म का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो तुम्हारी पेपरमैन के साथ प्लानिंग करना जायज बात है। और मैंने मेरी दोनों बहनों को बता दिया है कि वो तुम्हारी रियल पहचान के
बारे में किसी को कुछ न बोले। चांगशाओ दिल में ही सोच रहा था कि लड़की हमेशा मुझे समझ के लेती है, मेरी हर बार मदद करती है, इसके मुझ पर अनगिनत एहसान है। अगर मैं इसे कैटास्ट्रॉफी से बचा पाया तो शायद मैं इसकी थोड़ी सी एहसान तो चुका ही सकता हूँ। मैं खुद तो हेवनली कोर्ट का सदस्य बन के नेमलेस कैटास्ट्रॉफी से बच गया, तो मैं युनशाओ को भी इससे बचा सकता हूँ। युनशाओ अपने भाई जाओ गोंगमिंग को बचाने के लिए कैटास्ट्रॉफी में चली जाएगी और जाओ गोंगमिंग को बचाने के चक्कर में ही वो मारी जाएगी। सो अगर मैं जाओ गोंगमिंग को बचा लो तो युनशाओ भी ऑटोमेटिकली बच जाएगी। अब युनशाओ उससे कहती कि जब भी तुम फ्री रहोगे तब मुझसे मिलने आ सकते हो। वैसे महान सेंट जुयान ने तुम्हारे इंटेलिजेंस की बहुत तारीफें की है, तो मैं भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना चाहती हूँ, तो प्लीज टाइम मिलते ही यहाँ पर आ जाना। इसलिए चांगशाओ भी कह रहा था कि डेफिनेटली मैं वापिस आऊंगा। उन दोनों को चुंगशाओ और बाईशाओ दूर से ही देख रही थी। बाईशाओ कहती पता नहीं ये लोग क्या बात कर रहे होंगे, जिस पर चुंगशाओ कहती कि तो हमें भी पता चलेगा। अब चांगशाओ एक बबल में बैठ के वापस घर जा रहा था, तब एक वेपन बड़ी ही तेजी से आकर उसके बबल को तोड़ देता है। साथ ही चांगशाओ को रस्सी से बांध के पानी से ऊपर लाया गया था। वो देखता है कि बाईशाओ और चुंगशाओ उसके सामने खड़ी है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। चांगशाओ सोचता है कि अब इन्हें क्या हो गया, पता नहीं ये मुझे मारने क्यों आई होगी। तो डरते हुए पूछता है कि बताओ मिस मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो दोनों अपनी उंगलियां चटकाते हुए ट्रूथ ऑर्ब को बाहर निकाल लेती है। अब बाईशाओ उसे बताती है कि जब तुम सच बोलोगे ये ऑर्ब ग्रीन रहेगा, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ये सुनकर तो चांगशाओ बहुत डर गया था, क्योंकि झूठ बोलना ही तो उसकी आइकॉनिक पावर है। और तभी चुंगशाओ उसे याद दिलाती है कि उसकी जियाओ सीजर्स यानी कि वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए चांगशाओ के सच बोलने में ही उसकी भलाई है। और अब चांगशाओ से पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम मर्द हो। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं मर्द हूँ। अब चुंगशाओ से अगला सवाल पूछती कि बताओ तुम हमेशा अवतार फॉर्म में क्यों रहते हो। तो चांगशाओ कहता है कि मुझे मरने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं पेपरमैन का सहारा लेता हूँ। उसका जवाब सुनकर वो बॉल ग्रीन कलर शो कर रहा था। इससे साबित होता है कि चांगशाओ जितना पावरफुल है उतना ही वो डरपोक भी है। बाईशाओ उससे कह रही थी कि मानना पड़ेगा, तुम इतने डरपोक होके भी मेरी बहन से आंखें मिला के बातें करते हो। जिसके बाद चांगशाओ से अगला सवाल पूछा जाता है। वो पूछती है बताओ क्या तुम सेंट जुयान के चमचे हो, हमने देखा है कि तुम उनके हर एक कमांड को पूरा करते हो। इस सवाल से चांगशाओ तुरंत ही समझ गया था कि इन दोनों बहनों को लग रहा है कि मैं युनशाओ को फंसाऊंगा, मैं महान सेंट जुयान के साथ कोई साजिश करूंगा। तो चांगशाओ तुरंत ही जवाब देता है कि सेंट जुयान तो बस पीस कायम करना चाहते हैं, उनका आपकी सिस्टर को लेके दूसरा कोई मकसद नहीं है। और अब आखिरी सवाल बाईशाओ पूछ रही थी कि बताओ तुम हमारी सिस्टर युनशाओ के बारे में क्या सोचते हो, उसे लेकर तुम्हारे इरादे नेक है या फिर नापाक है। ये सुन के चांगशाओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वो कहते ना मैं भला उन पर गंदी नजर क्यों डालूंगा। और तभी वो बॉल रेड हो जाता है। ये देखकर वो दोनों बहनें कह रही थी कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब तो चुंगशाओ ने उसके गले पर अपना वेपन लगा दिया था। तो चांगशाओ ने रोते हुए बताता है कि आप लोग जरा सोचो, मैं ऐसे सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ। क्या मैंने ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैं आपकी बहन पर गंदी नजर रखता हूँ। जिस पर चुंगशाओ कह रही थी कि ये बात तो तय होगी कि हमारी सिस्टर को लेके तुम्हारे ख्याल नापाक है। दरअसल हम सभी को पता है कि चांगशाओ युनशाओ को बहुत पसंद करता था, तो चांगशाओ के दिल में युनशाओ को लेकर ऐसे ख्याल आना लाजमी सी बात है। मगर ये चीज इन दोनों बहनों को कौन समझाए। अब चांगशाओ की सच्चाई सामने आने के बाद उसके तो पसीने छूट रहे थे। तो बाईशाओ उससे कहती कि चांगशाओ डरो नहीं, वो क्या है ना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बस युनशाओ की अच्छी साइड देखी है, तुम्हें नहीं पता कि वो रियल में कैसी है। वो कभी कभार बहुत इरिटेट करती है और हम तीनों भाई बहनों पर बस अपना हुक्म चलाती है, मानो कि वो कहेगी महारानी है। और जब उसे गुस्सा आता है तब वो इतनी भयानक होती है कि पूछो मत। पता नहीं तुमने उसमें क्या देख लिया। अरे उसे तो डांस करना भी नहीं आता, तो हम तुम्हें बताते कि तुम हमारी बहन को कभी हैंडल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने दिलो दिमाग से उसके ख्यालों को निकाल दो। मगर तब तक चांगशाओ वहाँ से भाग गया था। वो कह रहा था बाप रे तीनों बहनें बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर मुझे बस युनशाओ से लेना देना है, बाकी ये दोनों बेवकूफ लड़कियां मैटर नहीं करती। जिसके बाद वो सोचता है कि मैं अब एक गोल्डन इमॉर्टल बन चुका हूँ, मेरे पास हेवनली कोर्ट के गॉड वाली पोजीशन है, इसलिए अब मुझे अपने सेकंड प्लान को इनिशिएट करना चाहिए। मैं शॉकिंग पिक को मूव करना चाहता हूँ। मेरे शॉकिंग पिक के लोगों को हेवनली कोर्ट में गॉड की पोजीशन दिलाने में मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी। फिर मेरा शॉकिंग पिक हेवनली कोर्ट के पास आ जाएगा, यहाँ पर हम ज्यादा सेफ रह सकते हैं। साथ ही वहाँ से टुशिता पैलेस भी बहुत नजदीक होगा। फिर तो हम एल्डर लाओ जुन के पड़ोसी बनेंगे, और जब नेमलेस कैटास्ट्रॉफी स्टार्ट होगी तब मैं मेरी टीम को लेके वहाँ से भाग जाऊंगा। इस तरह से वो लोग महफूज रह सकते हैं। जिसके बाद चांगशाओ प्लानिंग करने लगता है कि वो अपने लोगों को कैसे बचाएगा। वो कह रहा था कि हेवनली कोर्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्रू इमॉर्टल रेल्म, तो अगर ये लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो ये जल्द ही ट्रू इमॉर्टल रेल्म में जा सकते हैं। शाओलिंग और लिनशाओ के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मेरे मास्टरों को
हेवनली कोर्ट में शामिल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जब भी कल्टीवेट करते हैं उन्हें अपनी मोहब्बत जिंगयू की याद आती है। वो हमेशा उनके माइंड में चलती रहती है और इसी वजह से मेरे मास्टर कल्टीवेशन में लेवल अप नहीं कर पा रहे। तो अगर मुझे मेरे मास्टर को ट्रू इमॉर्टल रैंक तक पहुंचाना है तो मुझे जिंगयू को ढूंढना होगा। एक बार मैंने कुवाई सी की मेमोरीज में देखा था कि मिस जिंगयू की सोल अभी भी इस दुनिया में भटकती है। शायद मैं उनके सोल को ढूंढ सकता हूँ। तो ये लोग अगले ही दिन से एक मास्टर किंग शाओ से मिलने पहुंच जाते हैं। ये भी एक गोल्डन इमॉर्टल है। किंग शाओ जिंगयू की सोल को ढूंढने में इन लोगों की मदद कर सकते थे। वो बताते हैं कि सोल को ढूंढने के लिए हमें रीइंकार्नेशन की छठी पाथ पर जाना होगा और थोड़ी देर में ये लोग उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कई सारी भटकती सोल्स थी। अब किंग शाओ बताते हैं कि जब डीमंस और विचेस की खतरनाक जंग हुई थी तब उसमें कई सारे लोग मारे गए, जिस वजह से हजारों सोल इस दुनिया में भटकती रही। उस वक्त एंसेस्ट्रल विच हाउ टू ये सहन नहीं कर पाई, तो उसी ने अपनी पावर्स का यूज करके सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन व्हील बनाया ताकि वो इन प्रिमोर्डियल स्पिरिट को कुचल पाए। इस तरह से वो डायन सभी मरे हुए सोल के इंचार्ज बन गई। अब ये लोग उस व्हील की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहाँ की जमीन से ढेर सारा लावा बाहर आने लगता है। दरअसल अंडरग्राउंड की दुनिया में जंग छिड़ गई थी, जिस वजह से ये लोग आसानी से उस रीइंकार्नेशन व्हील के पास नहीं जा सकते थे। मगर चांगशाओ डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके सीनियर जिंगयू की सोल को ढूंढेगा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।